अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं बोर्डिंग हाउस में आया तो रात हो चुकी थी, रोशनियां हो रही थीं। मैं चाबी लेने काउंटर पर आया तो इंद्रानी शेल्फ में लगी हुई चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से बोली, वो लड़की तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसे यहाँ आने से रोक दो। फिर मुस्करा कर ऊँची आवाज़ में बोली, सारे खाना अब कमरे में खाएंगे या डेटिंग रूम में आकर। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए आम ग्राहकों की तरह कहा, मैं कमरे में ही खाना पसंद करूँगा। दिल में उषा को बुरा भला कह रहा था कि ये बदबख्त अब क्या लेने आ गई है। मैं काउंटर से मुड़ा ही था कि उषा कुर्सी से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसे बरामदे में आने का इशारा किया। बरामदे में ज़रा अंधेरा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और कदरे तुरशरोई से कहा, मिस उषा, मैंने आपको इधर आने से मना किया था। क्या आपको अपने भारत देश की सिक्योरिटी का भी कोई ख्याल नहीं है? उषा माजरत करने लगी, सर मुझे अफसोस है, मगर मैंने आज सुबह कैप्टन मल्होत्रा के घर उसकी छोटी बहन को फ़ोन किया था तो वो बड़े परेशान थे, क्योंकि कैप्टन मल्होत्रा जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो घर हर रोज़ फ़ोन करते हैं। माता जी भी कह रही थीं कि उनके बेटे का 2-3 दिन से फ़ोन नहीं आया। ये बात मेरे लिए बड़ी परेशानी की थी। कैप्टन मल्होत्रा की माता ने अगर उसके अम्बाले छावनी वाले ऑफिस में फ़ोन करके अपनी तशवीश का इजहार किया तो दफ्तर वाले थंडर हक बेस में फ़ोन करेंगे और खामखा एक उलझन खड़ी हो सकती थी। मैंने उषा से कहा, तुमने उन्हें बताया नहीं कि ये टॉप सीक्रेट टूर है कैप्टन मल्होत्रा का और वो जहाँ भी है खरिया से है। उषा झट बोली, सर मैंने उनकी तसल्ली कर दी थी कि कैप्टन मल्होत्रा बिल्कुल ठीक ठाक है और मामला ऐसा है कि वो घर पर फ़ोन नहीं कर सकता और आप परेशान ना हो। मैंने उषा से पूछा, अब तुम क्या करने आई हो? उषा ने बड़ी आजी से कहा, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज कैप्टन से मेरे फ़ोन पर बात करा दें? मैंने उषा को डांट दिया, मिस उषा, मुझे अफसोस है कि तुम एक पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे जज्बात का ख्याल करते हुए तुमसे हामी भर ली थी कि कैप्टन मल्होत्रा से तुम्हारी फ़ोन पर बात करा दूंगा, वरना मुझे किसी हालत में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी नौकरी का खतरा मोल लेकर ऐसा कर रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए और कैप्टन मल्होत्रा भी नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए? उषा ने फौरन मुझसे माफ़ी मांगी और बोली, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा हरगज नहीं चाहती। मैंने कहा, तो फिर एक दिन मज़ीद इंतज़ार करो। परसों दिन के 2 बजे तुम्हें ग्रीन होटल से आकर ले जाऊंगा। तुम अपने कमरे में ही रहना। फिर हम टेलीफोन ऑफिस जाकर कैप्टन मल्होत्रा से बात करेंगे। ओके, अब तुम जाओ और दोबारा इस बोर्डिंग हाउस में कदम ना रखना। ओके सर, मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और बरामदे में से गुजरकर सीढ़ियाँ उतरकर बोर्डिंग हाउस के लॉन से गुजर गई। मैं बरामदे के नीम रोशन कोने में खड़ा उसे सड़क पर जाते देखता रहा। वैसे भी मुझे यकीन था कि ये लड़की कम अज़ कम कल शाम तक खामोश रहेगी। मुझे उस पर यकीन करना ही पड़ रहा था। अभी मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बरह रास्त मेरे मिशन में हेल नहीं हो रही थी। अगर ऐसी बात होती तो अब तक इस नौजवान लड़की की लाश भी ओधमपुर की पहाड़ियों की किसी खड्ड में पड़ी गल सड़ रही होती है। इंद्रानी से मैंने कोई बात ना किया और अपने कमरे में आ गया। रात को खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन शाम को मेरी बर्थडे पार्टी थी, जो शायद थंडर बेस वाले कले के इंडियन फिजाया के स्टाफ मेम्बरान की ज़िंदगी की आखिरी पार्टी थी। वाइन की बोतल लाने का काम मैं सुबह सुबह ही अंजाम देना चाहता था, क्योंकि फिर ठेके पर लोगों की आमदोरफ्त का तांता बन जाता था। ठेका 10 बजे खुलता था। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। ठीक 10 बजे बोर्डिंग हाउस से अपनी जीप में निकल खड़ा हुआ। ठेके का सिख मालिक अपनी गद्दी पर बैठा था। मैंने दुकान में दाखिल होकर एक ऐसी वाइन की बोतल को पसंद किया जिसका साइज़ बड़ा था और जो गत्ते के खूबसूरत डब्बे में बंद थी। कीमत अदा करके मैं वापस चल पड़ा। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाई और वाइन की बोतल को अपने सामने मेज़ पर रखकर उसकी पैकिंग को चारों तरफ से देखा। गत्ते के डब्बे पर कोई टेप नहीं लगी थी। मैंने डब्बा खोलकर बोतल को बाहर निकाल लिया। यह एक ऐसी बोतल थी जिसका पैंदा चौड़ा था। उस पर खूबसूरत लेबल लगा हुआ था। ढक्कना ऐसा था जो मशीन से बंद किया गया था और थोड़ा सा घुमाकर खुल जाता था। मुझे बहरहाल इसे खोलना ही था। इंतहाई एहतियात के साथ मैंने सुनहरे ढकने को हथेली में जमा कर आहिस्ता से बाएं जानब घुमाया। खटक की आवाज़ के साथ ढकना खुल गया। अब मैंने खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ साइनेड जहर का कैप्सूल निकाला, उसे खोला और फिर सारे का सारा सफ़ा वाइन की बोतल में गिरा दिया। वाइन का कलर सुर्ख था
मुझे डर था कि जहर के मिलाने से वाइन का रंग बदल ना जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वाइन का रंग सुर्ख ही रहा। मैंने बोतल को ऐसा से थोड़ी देर हिलाया, फिर ढकना बंद करके बोतल को गद्दे के डब्बे में बड़ी एहतियात से दोबारा पैक किया और उसे मेज़ के निचली दराज में बंद करके ताला लगा दिया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे किसी तरीके से यह इत्मीनान भी कर लेना चाहिए कि क्या यह जहर ही है, कहीं इंद्रानी को मिलावटी जहर दिया गया हो, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए, मामला गड़बड़ हो सकता था। मुझ पर न सिर्फ शुबा किया जाता, बल्कि मुझे उस वक्त हिरासत में भी ले लिया जा सकता था। इस जहर को बुनियाद बनाकर मैंने सारी स्कीम इसीलिए तैयार की थी कि मैं जानता था कि यही एक ऐसा जहर है जो आदमी को ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा करने, बल्कि दर्द का इजहार करने की भी मोहलत नहीं देता और अनन फ़नन आदमी का ख़ात्मा हो जाता है। यही वजह थी कि जहर का आज तक कोई जायका तक नहीं बता सका था। सवाल यह था कि मैं जहर को कैसे चेक करूं? यह कैसे मालूम हो कि यह साइनाइड जहर ही है? सोचते सोचते मैंने 2-3 सिगरेट फूंक डाले। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने अपने सूटकेस की तलाशी ली। मुझे कोई छोटी शीशी ना मिली। छोटी शीशी में जहरीली वाइन डालने का भी एक मसला था। सोच सोच कर एक तरीका मुझे सूझ गया। मैं कमरे से निकलकर राहदारी में आ गया। बोर्डिंग हाउस का एक बेरा वहां से गुजर रहा था। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर उसे दिया और कहा कि मुझे आंख में दवाई डालनी है, मुझे बाजार से एक ड्रॉपर ला दो। वो नोट लेकर चला गया। कोई आधे घंटे बाद बेरे ने मुझे ड्रॉपर ला कर दिया। जब वो चला गया तो मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, वाइन की बोतल निकाल कर उसे खोला, फिर इंतहाई एहतियात से ड्रॉपर का मुंह बोतल में डालकर उसमें जहरीली वाइन के चंद कतरे भर लिए। ड्रॉपर को आराम से मेज़ पर रखा, बोतल का ढक्कना बंद किया, उसे डब्बे में पैक करके दराज में रखा और ताला लगा लिया। जहरीली वाइन से भरे हुए ड्रॉपर को बड़े एहतमाम से एक कागज़ में लपेट कर सिगरेट की खाली डब्बी में इस तरीके से डालकर बंद कर दिया कि उस पर दबाव न पड़े। डब्बी को जेब में डाला और कमरे को ताला लगाकर जीप में बैठकर उधमपुर शहर के उस बाजार में आ गया जहाँ मुर्गियाँ वगैरह बिकती थीं। जीप एक तरफ खड़ी करके मैं एक दुकान पर गया, एक मोटी ताज़ा मुर्गी खरीद कर उसके पाँव बंधवाया और जीप में अपनी दूसरी सीट पर डाली। वहाँ से रवाना हो गया। मेरा रुख शहर के वेलान इलाके की तरफ था। जब शहर के खेत खलियान पीछे रह गया और मैं किसी सुनसान नशेबी इलाके में आ गया तो जीप कच्ची सड़क की एक जानब खड़ी कर दिया। बाहर निकलकर जीप का बोनट उठाया और यह जाहिर किया जैसे जीप के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैंने नज़र इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। दूर दूर तक किसी इंसान का निशान नहीं था। अब मैं अपनी अगली सीट पर बैठ गया, मुर्गी को पकड़कर अपने घुटनों में दबा लिया। मुर्गी शोर मचाने लगी। यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी कुड़कुड़ाहट थी। मैंने जेब से सिगरेट की डब्बी निकाल कर उसे खोला, अंदर से जहरीली वाइन वाला ड्रॉपर निकाला, एक हाथ से मुर्गी का मुंह खोल दिया। मुर्गी शोर मचा रही थी, उसकी तीखी सुर्ख जबान हरकत कर रही थी। मैंने ड्रॉपर का मुंह मुर्गी के मुंह के ऊपर ले जाकर जरा सा दबाया। साइनाइड जहर के 2-3 कतरे मुर्गी के हलक में टपक पड़े। मुर्गी को मैंने घुटनों में दबा रखा था। मेरे घुटनों को महसूस हुआ कि मुर्गी को एक झटका सा लगा है। मैंने मुर्गी के मुंह पर से हाथ हटा लिया और मुर्गी ने गर्दन नीचे डाल दिया। मुर्गी आनन फानन मर चुकी थी। खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। मुझे ऐसे ही जहर की ज़रूरत थी। मैं जल्दी से मुर्दा मुर्गी को लेकर जीप से निकला और उसे दूर एक गड्ढे में फेंक दिया। जीप के इंजन को झुककर यूं ही 2-1 बार देखा जैसे इंजन चेक कर रहा हूँ और फिर बोनट बंद करके अपने सीट पर आकर बैठ गया। ड्रॉपर जहरीली वाइन के भी चंद कतरे बाकी थे। मैंने उसे ज़मीन पर फेंक कर पाँव मसल दिया। तजर्बा कामयाब रहा था। जहर असरी और बहुत जल्द असर करने वाला था। वाकई यह साइनाइड ही था जिसे दुनिया के नामवर जासूस कैप्सूल में बंद करके अपने पास रखा करते हैं ताकि अगर वो फंस जाएं तो दुश्मन की दी जाने वाली जियत से बचने के लिए उसे मुंह में डालकर तोड़ें और मर जाएं। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त खाने के बाद कई जर्मन जनरलों ने इसी जहर के कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली थी। दिन गरूब हो रहा था। मेरी बर्थडे पार्टी का वक्त करीब आ रहा था। मैं अपना खतरनाक खूनी मिशन अंधेरा हो जाने के बाद शुरू करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर थंडर बेस में उस वक्त जाना चाहता था जब सूरज गरूब हो जाए। कम से कम आधा घंटा गुजर चुका हो। मैं अपने कमरे में सिगरेट सुलगाए बैठा था और उन धमाका खेज वाक़यात की जजियात पर गौर कर रहा था जो कुछ देर बाद थंडर बेस में कमांड पोस्ट में पेश आने वाले थे। मैंने ऐद कर रखा था कि वहाँ से किसी एक हवालदार और सिपाही को भी जिंदा निकलने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हकीकत यह थी कि मैं अपनी मौत के ब्लैक वारंट पर दस्तखत करके मौत के मुंह में जा रहा था।
मुझे इंद्रानी का इंतज़ार था। उससे बहुत सी बातें तय हो चुकी थीं और कुछ आखिरी बातें उसे बतानी थीं। वो थोड़ी देर बाद ही आने वाली थी। मैं सोच रहा था कि दरवाजे पर ऐसा से ठक ठक हुई। इंद्रानी की खास दस्तक थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो हाथ में रजिस्टर लिए राहदारी में खड़ी थी। दूसरे कमरे से एक आदमी बाहर निकलकर करीब से गुजरा तो इंद्रानी ने मुझको मुखातिब करके कहा, सर आप अपने कमरे में 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, इसका बिल ज़्यादा होगा। क्या मैं आपके बल्ब का मुआयना कर सकती हूँ? इतनी देर में वो आदमी सीढ़ियाँ उतर चुका था। मैंने दरवाजे के आगे से हटते हुए कहा, ज़रूर देखिए मैडम। इंद्रानी अंदर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कोने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रजिस्टर उसने घुटनों पर रख लिया। कहने लगी, तुम्हारे मिशन का जो भी नतीजा निकले, तुम्हें वहाँ से वापस इस बोर्डिंग हाउस में नहीं आना होगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी चीज़ों को ज़ाय कर दूंगी। यहाँ तुम्हारी एक भी निशानी नहीं रहेगी। अगर फौज के किसी अफसर ने यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पूछा तो भी उसे संभाल लोगे। तुम उसकी फिक्र न करना। मैं इन फौजियों से निमटना जानती हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर तुम वहाँ से जिंदा बच कर निकले तो किसी न किसी तरह यहाँ से जुनूब की तरफ दरियाई तवी के देवी के बूत वाले पुल के पार पहुँच जाना। वहाँ तुम्हें पुल से 1 फरलांग दूर सड़क की बाएं जानब छोटी पुलिया के नीचे तुम्हारे नए कपड़े और कुछ रुपए एक गठड़ी में बंधे हुए मिलेंगे। इसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम है। तुम्हें इस इलाके से फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो निकल जाना होगा। मैंने उषा के बारे में पूछा तो इंद्रानी कहने लगी, मैं जानती हूँ वो कल दिन अपने दोस्त कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात करने आएगी। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो। जिस वक्त वो मेरे पास आएगी उसके 1 घंटे बाद उसकी लाश दरियाई तवी में बह रही होगी। क्या तुमने अपने रिवॉल्वर को चेक कर लिया है? तुम्हारे पास रिवॉल्वर का सलेंसर नहीं है। तुम्हें वहाँ सलेंसर की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, मजबूरी है, सलेंसर मुझे कहीं से नहीं मिल सकता। मैं सूरत हाल को कंट्रोल कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, तुम्हारे लिए चाय भिजवाई देती हूँ, और दरवाज़ा खोल कर निकल गया। मैं भी फ़ौरन इंद्रानी को जहन से निकाल कर उठा और अपने अटैची केस की चीज़ों को देखा। उसमें ऐसी कोई शय नहीं थी कि जिसकी मुझे ज़रूरत हो। मैंने वाइन की बोतल वाले डब्बे को अखबार के कागज़ में लपेट लिया। रिवॉल्वर को जेब से निकाल कर दोबारा चेक किया। मेरा लिबास इस वक्त एक गर्म पतलून, कमीज़, गर्म जैकेट और फ्लेट शूज़ पर मुश्तमिल था। रिवॉल्वर मैंने पतलून की जेब में रखा हुआ था। यह मेरा बाकायदा सरकारी रिवॉल्वर था जो हमेशा मेरे पास रहता था। मैंने गर्म जैकेट का जिप गर्दन तक बंद किया। कमरे में एक आखिरी निगाह डाली, जहरीली वाइन के डब्बे को उठाया और खामोशी से बहरादारी में आ गया। दरवाजे को लॉक किया और इंद्रानी की हिदायत के मुताबिक चाबी राहदारी में बिछे हुए कलीन के नीचे छुपा दी। नीम रोशन राहदारी खाली थी। इंद्रानी चाहती थी कि मैं चाबी वापस करने उसके पास काउंटर पर ना जाऊं। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे छोटी सी लॉबी में आया। सामने कोने में इंद्रानी खूबसूरत साड़ी में मलबूस सर झुकाई कुछ लिख रही थी। सर्दी की वजह से बोर्डिंग हाउस के बरामदे का दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इंद्रानी ने सर उठाकर बज़ाहिर बेनियादी से मेरी तरफ देखा और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। मैं उसके दिल की हिजानी कैफियत से वाकिफ़ था। जज्बाती हिजान हम लोगों के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ दरवाज़ा खोलकर बोर्डिंग हाउस से बाहर आ गया। बहुत मुमकिन था कि इसके बाद ज़िंदगी भर मुझे इंद्रानी का चेहरा देखना नसीब न हो। मैं जिस मिशन पर जा रहा था, मौत उस मिशन के दरवाजे पर मेरे इस्तकबाल को तैयार खड़ी थी। मैं जीप में बैठा इंजन स्टार्ट करके हेडलाइट्स ऑन किया और जीप को तेज़ी से निकाल कर बाहर सड़क पर ले आया। मेरा रुख थंडर बेस की ज़ेर ज़मीन कमांड पोस्ट की तरफ था, जहाँ मेरी बर्थडे पार्टी पर मेरे ख्याल के मुताबिक सारे का सारा स्टाफ मेरी राह देख रहा था। ये मेरी बर्थडे पार्टी और थंडर बेस के इंडियन और इसराइली स्टाफ की डेथ पार्टी थी। जीप पॉपुलर दरख्तों वाली सड़क पर तेज़ रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। एक खास मकाम पर पहुंचकर मैंने जीप को कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। यह वही कच्ची सड़क थी जिस पर आगे जाकर मैंने कैप्टन मल्होत्रा की जीप को रोका था। थंडर बेस वाला टीला अब सामने था। उसकी 2-3 जर्द बत्तियां झिलमिलाती दिखाई दे रही थीं। रास्ता मेरा देखा हुआ था। जीप एक खास रफ्तार पर चली जा रही थी। जहरीली वाइन का डब्बा मैंने अपनी गोद में रखा हुआ था। उस डब्बे में मौत का समंदर ठाठे मार रहा था। थंडर बेस के हनी दरवाजे पर आकर मैंने जीप रोक दिया। गार्ड ने मुझसे उस रोज़ का पासवर्ड पूछा। इस स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मुझे 1 रोज़ पहले उस रोज़ का पासवर्ड बता दिया था। मैंने पासवर्ड बताया। गार्ड ने फ़ौरन गेट खोल दिया। मैं जीप को कलानुमा टीले के अंदर ले गया। मुझे मालूम था कि जीप कहाँ खड़ी करनी है।
और वहाँ से मुझे किस तरफ जाना है। जीप को खड़ी करने के बाद मैंने वाइन का डब्बा उठा लिया। मैं उसके लिए इस कदर एहतियात बरत रहा था जैसे वो कोई एटम बम हो। हकीकत ये थी कि इस थंडर बेस में कमांड पोस्ट के लिए वो एटम बम ही था। मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे ज़ेर ज़मीन राहदारी में आया तो यहाँ भी एक सिपाही ने मुझसे उस रात का पासवर्ड पूछा, जो मैंने बता दिया। सिपाही ने मुझे सैल्यूट किया और मैं बड़े कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ पार्टी की जा रही थी, और बंद कमरे में हू हू और कह लगाने और ज़ोर ज़ोर से बोलने के साथ साथ फिल्मी मौसीकी की आवाज़ें भी आ रही थीं। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक ऐसी फिज़ा ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया जो सिगरेट, सिगारों और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात की खुशबुओं से बोझल हो रही थी। कमरा रोशनियों में जगमगा रहा था। मुझे देखते ही सब ने एक नारा लगाकर मेरा खैर मकदम किया और बहक बहक कर हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना शुरू कर दिया। फिज़ा मेरे लिए बड़ी साजगार थी। इन लोगों को पहले ही से चढ़ी हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये लोग शुरू शाम ही से नौ नोश में मशगूल हो गए थे। इस हू हू का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जल्दी से जहरीली वाइन का डब्बा अपने पास ही मेज़ के नीचे रख दिया और ताली बजाते हुए उनके गाने में शरीक हो गया। मैंने भी ऐसी अदाकारी शुरू कर दी जैसे मैं भी पिए हुए हूँ। इन लोगों ने फूलों के हार भी मंगवा रखे थे और एक काफ़ी बड़ा केक मेज़ के दरमियान में पड़ा था। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि कमरे में जमा स्टाफ का बगौर जायजा लिया। नफरी काफ़ी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन स्टाफ के सारे मेंबर वहाँ मौजूद थे। उनमें इसराइली हवाबाज और इंजीनियर भी थे। 3 सिख फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी थे। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा और स्क्वाड्रन लीडर कोल भी मौजूद था। इन सब के चेहरे सीते हुए थे और उनकी ज़बानें लड़खड़ा रही थीं। उससे बढ़कर सुनहरी मौका भला मुझे कब मिल सकता था। भरी हुई और खाली बोतलें मेज़ पर और मेज़ के नीचे इधर उधर लुढ़क रही थीं। 2 उर्दली उनकी खिदमत कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर रहें। इस स्क्वाड्रन लीडर कोर ने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दिया। मिस्टर चड्डा बार बार मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड यानी ओशा के बारे में पूछने लगा और फिर खुद ही केक लगाकर हंस पड़ा। केक काटा जाए, कैप्टन मल्होत्रा को कहो केक काटे, नहीं तो हम उसकी गर्दन काट देंगे। हर तरफ से इस किस्म की आवाज़ें आने लगी थीं। कोल ने मेरे हाथ में छुरी थमा दी। सिख ऑफिसर चिल्लाया। मैंने फ़ौरन केक काट डाला। एक बार फिर सब ने हैप्पी बर्थडे टू यू का शोर मचाया। इसके बाद केक के टुकड़े उठा उठा कर थालियों में रखे जाने लगे। इसराइली ग्रुप कैप्टन सऊल को भी काफ़ी चढ़ी हुई थी। वो अपनी ज़बान में मुझे बार बार कुछ कह रहा था, शायद बर्थडे की मुबारकबाद दे रहा था। सब के हाथों में गिलास थे। मैंने स्क्वाड्रन लीडर कोल के कान में झुककर कहा, सर ये उर्दली यहाँ नहीं होने चाहिए। ये हमारी बेतकल्लुफ़ पार्टी है। उन्हें यहाँ से फ़ौरन ही भेज दें तो अच्छा है। कोल ने उस वक्त दोनों उर्दलियों को वहाँ से चले जाने का ऑर्डर दे दिया। दोनों डोगरा उर्दली वहाँ से फ़ौरन चले गए। अब मेरे लिए मैदान साफ था और फिज़ा इंतहाई साजगार थी। तब मैंने मेज़ के नीचे से वाइन वाला डब्बा निकाल कर मेज़ पर रख दिया और अंग्रेज़ी में कहा, यह कैलिफोर्निया की खूबसूरत वाइन मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को तोहफा है। इसका एक एक जाम हल्क में अंडेल कर मेरी इज़्ज़त अफजाई करें। मैंने डब्बा खोलकर जहरीली वाइन की बोतल हाथ में पकड़ कर लहराई। सब के चेहरों पर एक नई रौनक आ गई। वो खुशी से नारा लगाकर अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। मैंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम इस बर्थडे पार्टी वाइन के साथ ट्रेडिशनल सलूक करें। अपने अपने गिलास मेरे सामने रख दें। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने बुलंद आवाज़ में कहा, दैट इज़ फाइन। सब ने अपने अपने गिलास खाली करके मेरे सामने रख दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ वाइन का ढक्कना खोल दिया। मैं इस अमर का इतराफ़ करता हूँ कि उस वक्त मेरा दिल एक बार बड़े ज़ोर से धड़का था। शायद मुझे गैर इरादी तौर पर इन हलाक होने वालों की बीवियों, बच्चों और बहनों का ख्याल आ गया था। यह एक कुदरती बात थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे यह एहसास गालिब हो चुका था। मैंने थोड़ी थोड़ी वाइन सब गिलासों में डाल दिया। एक गिलास में अपने लिए भी डाल लिया, मगर मैं जानता था कि मेरे गिलास वाली वाइन मेरे हलक में नहीं जाएगी। फिर मैंने अपना गिलास हाथ में लेकर उठाया और कहा, हैप्पी बर्थडे टू मी। सब ने अपने अपने गिलास हाथों में थाम लिए, हाथ ऊपर उठाए और एक आवाज़ होकर हैप्पी बर्थडे टू यू कहा। और इतनी तेज़ी से उन्होंने गिलास होठों तक ले जाकर जहर को अपने हलक में उंडेल लिया कि मैं भौंचा सा होकर रह गया। मेरा गिलास मेरे हाथ में ही पकड़ा हुआ रह गया। मैंने सोच रखा था कि मैं गिलास को होठों तक लाकर नीचे फेंक दूंगा या वैसे ही हाथ से लुढ़का दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनमें से किसी को मुझसे ये पूछने का वक्त ही नहीं मिलेगा कि मैंने अपना गिलास क्यों नीचे गिरा दिया। गिलास मेरे हाथ में ही था और कमरे में लाशें इधर उधर लुढ़की पड़ी थीं। कमरे में इंसानी आवाज़ें उनकी हो
और के एकदम बंद हो गए थे। इससे मुझे तशवीश हुई क्योंकि मेरे ख्याल में दोनों डोगरे और दुली बहर राहदारी में मौजूद थे। कमरे में सिर्फ टेप रिकॉर्ड से लता मंगेशकर के गाने की आवाज़ आ रही थी। पहले गाने की आवाज़ इंसानी शोर में दबी हुई थी, जबकि अब वो साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जल्दी से रिकॉर्ड की आवाज़ बुलंद कर दिया और जहरीली वाइन की बोतल और 2 गिलास लेकर दरवाज़ा खोलकर अपने आप को आलम मदहोशी में ज़हर करता हुआ राहदारी में आ गया और हल्का सा कहका लगाकर कुछ फासले पर मुअद्दब खड़े डोगरा उर्दुलियों की तरफ देखा। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, कम बखत दोनों राहदारी में मौजूद थे। मैंने थोड़ी थोड़ी वाइन गिलासों में डाली और उनकी तरफ बढ़ा। जवान, तुम भी मेरी बर्थडे पार्टी का जश्न मनाओ। उर्दुली कुछ झचके, मगर मैंने ज़बरदस्ती गिलास उनके हाथों में थमा दिया और दानिस्ता तौर पर उड़खड़ाते हुए कहा, तुम भी मज़े उड़ाओ। दोनों उर्दुलियों ने मशरूब हलक में उंडेल लिया। इसके बाद उनके साथ जो गुजरी थी, इसकी वजाहत की चंदा ज़रूरत नहीं थी, वो वहीं ढेर हो गया। राहदारी के फर्श पर दोनों गिलासों के टूटने से छनाके की आवाज़ आई। राहदारी अब खाली थी। मैं वापस कमरे में आ गया। सब लाशियों से तरह पड़ी थीं। मैंने स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कोल की तलाशी ली। उसकी जेब से मुझे जो पिस्तौल मिला, उस पर भी सलेंसर चढ़ा हुआ नहीं था। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे उस गार्ड को भी ठिकाने लगाना था जो थंडर हाक हेलीपैड के बाहर पहरा दे रहा था। जहरीली वैन से मुझे जितना काम लेना था मैं ले चुका था। मैंने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया और पतलून की जेब में हाथ डालकर दूसरे हाथ में मशरूब वाला गिलास थामे हुए कदरे लड़खड़ा था और हैप्पी बर्थडे टू यू गाता हुआ बड़ी एहतियात और होशियारी से इर्द गिर्द की फिजा को सूंघता हुआ उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा जो थंडर हाक हेलीपैड के गोल कुएनुमा चक्कर को जाती थी। थंडर बेस का यानी गेट चंद कदमों के फासले पर था। वहाँ 2 गोरखे सिपाही इंडियन एयरफोर्स की वर्दियों में मलबूस संगीने लिए पहरा दे रहे थे। वो जानते थे कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर हूँ और दिल्ली हेडक्वार्टर से सिक्योरिटी चेक करने के लिए वहाँ आया हुआ हूँ। लेकिन जब मैंने उनके करीब जाकर उन्हें गेट खोलने के लिए कहा तो वो कुछ हिचकिचाए। एक गोरखे सिपाही ने कहा, सर स्क्वाड्रन लीडर साहब के बगैर हमें दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं है। उनसे तकरार करने में वक्त ज़ाय होने के सिवा मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता था और वक्त बेहद कीमती था जो ऊपर लगा कर उड़ा जा रहा था। मैंने मशरूब का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें जहरीली वाइन थी, लेकिन गोरखे ने ड्यूटी पर पीने से इनकार कर दिया। मैंने हंसकर कहा, वेल तुम अच्छा जवान है, हम साहब से तुम्हारी सिफारिश करेगा। यह कहकर मैं वापस मुड़ा। वापस मुड़ते मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर निकाला और इससे पहले कि दोनों संभल सकते मैंने यके बाद दिगरे 2 फायर कर दिया। मेरा निशाना 7-8 फुट के फासले पर कैसे खता जा सकता था। दोनों गोरखे वहीं ढेर हो गए। यह जगह ज़मीन के नीचे थी और दोनों सिपाहियों की गार्ड ऊपर वाली मंजिल की बैरक में थी। फायर की आवाज़ ऊपर तक नहीं जा सकती थी। फिर भी मैं भागकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ गया और सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना। बाहर किले की पहली मंजिल पर सन्नाटा तारी था। गार्ड या पहरेदार सिपाहियों तक जो वहां से दूर किले के बड़े फाटक पर पहरा दे रहे थे, फायर की आवाज़ नहीं पहुंची थी, वरना अभी तक वो लोग भागकर इधर जरूर आते। मैंने वापस आकर दीवार में लगे डायल का बटन दबाया। थंडर हाक हेलीपैड का यानी दरवाज़ा एक तरफ हट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। 8 हेलीकॉप्टर खड़े थे। साइड रूम में असला भरा हुआ था। उसके साथ ही जो छोटा कमरा था, उसमें भी रॉकेट और मिसाइलों के अलावा बमों की काफ़ी तादाद फर्श पर एक तरफ लगी थी। ये सारी जगह, वहाँ की दीवारें, फर्श वगैरह फायर प्रूफ था। मैं उस जगह आ गया जहाँ थंडर हाक हेलीकॉप्टर खड़े थे। यहाँ दीवार पर एक शेल्फ लगा हुआ था। उसका आग भी तख्ता प्लास्टिक का था। दीवार के साथ आग बुझाने वाला सिलेंडर और एक कुल्हाड़ी लगी थी। मैंने कुल्हाड़ी उतार कर शेल्फ को तोड़ा, उसके तख्ते के टुकड़े किए, उन्हें असला वाले कमरे में ले जाकर बमों के ढेर के साथ लगाकर आग लगा दिया। प्लास्टिक के टुकड़ों ने बहुत जल्द आग पकड़ लिया। मैंने अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया था। वहाँ शेल्फ में से एक लाइट सब मशीन गन उठाकर उसका मैगजीन चेक किया। मैगजीन भरा हुआ था। मशीन गन को कंधे पर डाला और बाहर को दौड़ पड़ा। मैं बमों के धमाके से पहले वहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। मुझे मालूम था कि बम उस वक्त तक नहीं पड़ता जब तक कि आग उसके नोजल तक न पहुँच जाए। मैंने प्लास्टिक के टुकड़ों को बमों के साथ उस तरीके से जोड़ा था कि जब तक आग बमों की नोजल तक पहुँचे मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल जाऊँ। अब मुझे ऊपर वाली गार्ड से निमटना था। आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि यह सारा काम मैंने इतनी जल्दी और आसानी से कैसे कर लिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। पहली बात तो यह है कि मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और मुझे इस किस्म के ऑपरेशन का तजर्बा था। दूसरी बात यह थी
कि मैं यह सब कुछ अपनी जान की परवाह किए बगैर कर रहा था। जब अपने वतन की सलामियत और करोड़ों माओ बहनों की इज्जत अबरू को बचाने का ख्याल है और इस्लाम का सच्चा जज्बा दिल में मौजूद हो, तो फिर इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है और रास्ते में आई हुई किसी रुकावट की परवाह नहीं करता। दिल में भी यही जज्बा कार फरमा था। मैंने दौड़कर सीढ़ियाँ तय की और रहनी दरवाजे पर दस्तक दिया। मुझे मालूम था कि बाहर 2 सिपाही रात की ड्यूटी पर होंगे। मैंने उस रात का पासवर्ड भी बोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया गया। बाहर लकड़ी के एक खंभे के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। मैंने मशीन गन अपने पीछे कर लिया और दोनों सिपाहियों से रौब आवाज़ में कहा, नीचे आओ, इधर एक जगह से गैस लीक कर रहा है, एकदम डबल से नीचे आओ। ये गुड़ वाले सिपाही भी मेरी शिकल से आशना थे। इन्होंने मुझे वहाँ के ऑफिसर के साथ अक्सर आते जाते देखा था। वो कुछ बौखला कर नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगे। यहाँ मैं गन फायर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी आवाज़ बेस के बड़े गेट पर मुतय्यन गार्ड तक पहुँच सकती थी। मैंने नीचे से सीढ़ियाँ उतरते हुए एक सिपाही के सर पर मशीन गन का बट पूरी ताकत से दे मारा। वो मुंह के बल दूसरे सिपाही पर गिरा। इतनी देर में दूसरे सिपाही को भी मशीन गन की ज़रब से शदीद जख्मी कर चुका था। पहला सिपाही वहीं मर गया था, दूसरा सांस ले रहा था मगर खोपड़ी पे पीछे की ज़रब लगने से बेहोश हो चुका था। बाकी सिपाही जिनकी नफरी ज़्यादा थी बैरक में गहरी नींद सो रहे थे। ये बैरक उस तय खाने के ऊपर थी जिसमें असला भरा हुआ था और जिसे कुछ देर बाद धमाके से फटना था। जाहिर है इन सिपाहियों में से किसी के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब सिर्फ उस कमांड के बड़े गेट पर गार्ड के 4 सिपाही बाकी रह गए थे।